एक शहर तब नहीं गिरता जब उसकी दीवार का पहला पत्थर गिरता है। एक शहर तब गिरता है जब उसकी रक्षा करने वालों का विश्वास टूटता है। ब्राह्मणाबाद, सिंध का वह नगर जो महीनों से मोहम्मद बिन कासिम की सेना के सामने खड़ा था। 6 महीने तक 6 महीने तक एक सेना बाहर थी, अंदर एक पूरा समाज था। सैनिक थे, परिवार थे, राज परिवार था, बाजार थे। और सबसे बड़ी बात थी, उन्हें विश्वास था कि ये किले की दीवारें उनको बचा लेंगी और जयसिम्हा की फौज भी शायद चली आए। लेकिन इतिहास में बहुत बार देखा गया है कि दीवार बाहर से नहीं टूटी, अंदर से खुली है। चचनामा की कहानी अगर हम देखें और बलाधुरी जो बताता है कि मोहम्मद बिन कासिम से ब्राह्मणाबाद के कुछ लोगों ने संपर्क किया, फिर कुछ लोगों से समझौता हुआ, उनको आश्वासन दिया गया और फिर ऐसा क्षण आया जब उन लोगों ने यह तय किया कि वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर वो अंदर आएंगे तो किले का दरवाजा छोड़ देंगे खुला हुआ। और यही हुआ, सैनिकों के तौर पे एक ऐसा क्षण आया जब युद्ध के बीच में किले का रास्ता आक्रमणकारियों के लिए खुला। अब आप सोच के देखिए, अंधेरा है किले के बाहर। बिन कासिम को मालूम है कि अब इस किले का भेदी लंका ढहा देगा। अचानक द्वार खुलता है, पहले कुछ सैनिक भीतर जाते हैं, फिर घुड़सवार, फिर पूरी टुकड़ी। और कुछ ही समय में जिस दरवाजे से सिंध की रक्षा हो रही थी और उसके पीछे हिंद आराम से सो रहा था, उसी दरवाजे से मोहम्मद बिन कासिम अंदर घुस गया। लेकिन एक बात याद रखिए कि दरवाजे का खुलना युद्ध का अंत नहीं होता, क्योंकि किले के भीतर अभी भी हजारों लोग हथियारबंद थे। अब शुरू हुआ ब्राह्मणाबाद का अंतिम युद्ध। नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर डायलॉग में आप फिर से देख रहे हैं इतिहास के। आज हम 7वें पन्ने पर हैं और किले के भीतर की ये आखिरी लड़ाई है। कैसे एक सभ्यता आखिरी लड़ती है, ये सोच के देखिए। कई बार सभ्यताओं का गिरना आपको समझ में नहीं आता उन लाइनों से जो आप इतिहास में पढ़ के आगे बढ़ गए। कुछ ऐसी लाइनें जो इतिहास में आपके होने के जो आपका वजूद है उसके बारे में बताती है। तो हम वहीं चलते हैं। किले की गलियों में आमने सामने लड़ते हुए सैनिक, ऊपर से तीर, टूटे हुए हौदे, द्वार, बाहर की सीमा, भीतर सेना घुस चुकी है। लेकिन चचनामा ने एक तरफ उन्होंने अंतर किया कि जो कत्ल करना था वो सब चीजें थे। जिन लोगों ने हथियार उठाए थे उन लोगों को कत्ल कर दिया गया। चचनामा में अगर हम बात करें कि ऑल द कैप्टिव्स अप टू द 30 ईयर ऑफ एज हु वर एबल टू वर्क ही मेड स्लेव, उनको बना लिया गया, गुलाम बनाया गया और उनके ऊपर एक वो रख दिया गया, पूरा पैसा उनके लिए तय कर दिया। व्हेन द प्लंडर एंड द प्रिजनर्स ऑफ वार ब्रॉट बिफोर काफिर, जब लूट के जो कासिम के सामने लाए गए, जिनको बंदी बनाया गया था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा जाता है। और उसके बाद तो उनमें उससे पहले लाडी भी थी जो दाहिर की रानी थी, वो उस समय नहीं आई थी और उसके साथ दो बेटियां। ऐसे करते हैं तो उनके चेहरों पर नकाब डाल दिया गया। 1/5 ऑफ द प्रिजनर्स, जो जो कैदी थे उनमें से एक 5वें बटे हिस्से को और बाकी सबको अलग कर दिया लूट से। दे आर काउंटेड एज अमाउंटिंग टू 20,000 इन नंबर, रेस्ट वर गिवन टू द सोल्जर। आप ये सोच के देखिए कि कितना ज्यादा हो सकता है। किस तरह से 20,000 लोग 5वां हिस्सा थे, तो ये कोई भी आदमी समझ सकता है कि वो जो 5वां हिस्सा होंगे तो बाकी 80,000 लोग जो गुलाम के तौर पर बांट दी गई। ये डिटेल ऑफ द फोर्ट की जो कहानी है, इसका डिटेल है। क्योंकि कासिम के सामने ये सवाल था कि भाई जो लोग लड़ रहे हैं उनको तो कत्ल कर देना, उस पर कुछ सोचना ही नहीं है। उस तमाम बच्चों को कत्ल कर देना जो लड़ सकते हैं। बाकी कारीगरों और उनको उसने अलग रखा, जो लड़ने वाले थे उनके लिए तलवार थी। और यहां सबसे बड़ा आंकड़ा जो आता है, मैं आपको उस आंकड़े की बात बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप इसको ऐसे मत सोचिए जैसे 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए सोच रहे हैं। आप ये सोचिए, एक किले में मुश्किल से 1, 2, 3 लाख रहते हैं उस शहर के लोग, उसमें से 6,000 फाइटिंग एक परंपरा कहती है। दूसरी परंपरा बलाधुरी की 16,000 कहती है। बल्कि बलाधुरी का जो अटैक है वो कहता है ब्रह्मनाबाद में
8,000 से 26,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया, उनके कर दिए। अब मैं इसको मूल सूत्रों में अगर आप ले जाना चाहते हैं तो 6 से 26,000 तक है, लेकिन इतनी बड़ी किलिंग हुई कि उस वक्त उससे खून की एक छोटी मोटी नदी तो बह रही होगी। दोस्तों, जिस समाज के पुरुष लड़ते हुए मारे गए, उस समाज के कुनबे की अगली त्रासदी क्या थी, ये देखने से पहले मैं आपको ये एक वो दिखा देता हूं। माफ कीजिएगा, ये वो नहीं है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। वो पहला वर्ड जो है ये तो वापस करना है, मुझे लगता है कि हम इसको वापस लेंगे। पहला मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिएगा। 6 महीने की घेराबंदी है, ये दरवाजा इसका खुला, यहां से अरब सेना घुसती है अंदर, आखिरी सांस तक लोग लड़े, क्योंकि ये भीतर के जो विश्वासघाती थे, इन्होंने दिला गीला खोला था। इसीलिए आप याद रखिए, चाहे वो आज की बात हो, चाहे वो पहले की बात हो, ये हमेशा याद रखिएगा कि घर के दुश्मन ही कत्लो गारत कराते हैं, और वो अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर करते हैं, वो समझौते करते हैं, लेकिन आखिर में वो उसी तलवार की घाट उतरते हैं जिससे उन, अब मुझे मालूम नहीं उनका सबका क्या हुआ होगा, क्योंकि इतिहास तो खामोश है। लेकिन या तो वो इस्लाम के उसमें सारे फोल्ड में चले गए होंगे, जैसा इस किताब में आगे जिक्र आता है वो सब होंगे। लेकिन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। युद्ध के बाद का शहर जो है, युद्ध का सबसे भयानक जो आप देखते हैं हमेशा पक्ष जो है, वो वही नहीं दिखता जो आप देखेंगे। ये सब मैंने दूसरे में आपको बताया, 30 से 60,000 बंदी बनाए गए लोग हैं, लेकिन अगर 20,000 में पांचवा हिस्सा यानी खुम्स जो दिया जाता है, खलीफा को भेजा जाता है, अगर वो थे तो 80,000 लोग होंगे। हर युवा जो हथियार उठा सकता था उसकी गर्दनें काट दी गई, महिलाएं और बच्चियां पकड़ी गई, बंदी बनाए गए लोगों की वहीं नीलामी हुई, लूट धन संपत्ति ऊंट घोड़े जो भी था सब। युद्ध का सबसे भयानक समय दोस्तों युद्ध भूमि पे नहीं दिखाई देता, वो युद्ध के बाद दिखता है। खासतौर से इस्लामिक वॉर जो हुए उनको इसी तरह से समझा जा सकता है। हम युद्ध भूमि से सिर्फ हिंदू या सनातन वॉर को समझ सकते हैं। जब पिता वापस नहीं लौटता, जब पति वापस नहीं आता, जब भाई की तलवार सिर्फ उसकी लाश के साथ पड़ी रह जाती है, तब घर के महिलाएं और बच्चे जो इंतजार करते हैं। ये चचनामा में साफ तौर पर कहा गया कि जो भी उनके डिपेंडेंट थे, जो भी लोग थे, उनको बंदी बना के गुलाम बनाया गया, और पुरुषों की हत्या, उनके परिवार की कैप्टिविटी। यही इसीलिए मेडिवल कॉन्सेप्ट या इस्लामी वॉर को राजा बनाम राजा की लड़ाई नहीं माना जा सकता। ब्राह्मणाबाद की लूट में आपको बता चुका, किले के हाथ में क्या क्या हुआ। लेकिन इसमें दाहिर की बहन जो बेटियां थी, वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। यानी इतने 30,000 लोग जो गुलाम बनाए गए, 30,000 परिवारों की कहानी है। 30,000 लोग एक दिन पहले तक अपने घर में, घर की छत के नीचे ये सोचे बैठे थे कि ये हमारा घर है, लेकिन आज वो विजेता के दरबार में गुलाम बन के, अपने ही घर के, घर भी वही था, जमीन भी वही थी, बस एक राजा नहीं था। तो आप सोच के देखिए कि किस तरह कोई शहर जब तबाह होता है, तो हम इतिहास की किताबों में एक क्षण पढ़ के बढ़ जाते हैं कि लूट की। लेकिन जो पांचवा हिस्सा था मैंने आपको बताया खुम्स का, इसके अलावा खुम्स में केवल सोना चांदी की बात नहीं की गई, इसमें बंदी शामिल थे। यानी अगर आप उस लूट का इशारा देखें, खजाना था, हथियार थे, संपत्ति थी, और मनुष्य भी युद्ध की प्राप्ति बन गए। ये जो एक सैनिकों के हिस्से को बूटी मान के और राज्य के खलीफा को पांचवा हिस्सा भेजा गया, और वो लोग जाने वाले लोग थे एक पराजित सभ्यता के लोग। ये सबसे बड़ी कहानी आती है तब जब रानी लाड़ी आती है। ना कोई सैनिक है, ना कोई रोमांटिक वेडिंग की इमेजरी है, सिर्फ आप ये सोच के देखिए कि वहां ये बेटियां हैं और रानी लाड़ी है। ये बेटियां अलग से बना के रखी गई हैं। वो अब कितनी बेटियां, 2 बेटियों का तो हम जिक्र सुनते हैं, उनके नाम भी हैं इतिहास में, लेकिन वो थे या नहीं इस पर तो हम लोग नहीं कर सकते। चचनामा उनके बारे में जिक्र करता है, पूरा जवाब देता है कि वो उसने ब्राह्मणाबाद में, इसके बाद वो ये देखेगा उसमें बाकायदा उसने सारे फौजियों के सर उसकी मौजूदगी में काटे गए। ऐसे लोगों की संख्या कितनी हुई ये सब अलग है। धन जेवर लेके गई। ये सबसे बड़ा, जानते, रानी लाड़ी का कैरेक्टर इसमें बहुत बड़ा है। ये सबसे बड़ी मार्मिक कहानी है, क्योंकि जो दाहिर की पत्नी थी, वो चचनामा इसके मुताबिक कहती है कि वो वहीं रुक गई। लाड़ी ब्राह्मणाबाद में अपने पुत्र के पास रुक गई। युद्ध निर्णायक होने लगा तो उसने भागने की बजाय किले में रुक के प्रतिरोध करने का निर्णय लिया। उसने अपना धन और खजाना सैनिकों में बांटा, उनका उत्साह बढ़ाया, और उसने निश्चय किया कि यदि किला गिर गया तो वो अपने परिवार और बच्चों के साथ आत्मदाह कर लेगी। लेकिन किला गिर गया और वो
बंदी बना ली गई, तो आपका समाज समझ में आता है कि अचानक कैसे बन गई। इसका कारण भी चचनामा में बताया गया है। दरअसल जब जिस तरह से रावण में आपने देखा, वो सारी औरतें और महिलाएं जल के अपने आप को जला चुकी थी ताकि उनको ये विधर्मी हाथ ना लगा सके। यही आइडिया यहां था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने किले के गेट खुलने का सौदा किया था, उन लोगों के अलावा तो ये किसी को नहीं पता था कि वो रात में घुस जाएंगे, तो कुछ समय लगेगा, उसके लिए तैयारी थी। और चूंकि उन्होंने ये बताया हुआ था, जो गद्दार थे, कि वो वहां छिपे हुए हैं। इसमें एक पूरी कहानी है कि उसने ब्राह्मणों को कहा, मैं तब तक तुमको छोड़ूंगा जब तुम रानी लाड़ी का पता बताओगे, किले में से ढूंढ के लाके दोगे। ये सब कहानियां हैं। तो उसको लाया गया, ढूंढा गया, और वो सब लोग, खैर अब इसके बाद अब लाड़ी को बंदी बना लिया। कहानी तो यही है। आप सोच के देखो, एक राजा युद्ध भूमि में मारा गया, उसका राज्य टूट गया, उसकी राजधानी पे कब्जा हो गया, उसकी पत्नी को बंदी बना लिया, और उसकी बेटियों को कहां भेज दिया? सैनिकों की निगरानी में वहां भेज दिया। और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कहा कि लाड़ी दाहिर की पत्नी है और दाहिर की 2 बेटियां हैं। तो मैंने आपको बताया कैसे, लेकिन क्या किया उसने, चूंकि वो किसी और सैनिक के हत्थे आई थी। आप ये कहानी आप वापस ले जाइए 6ठी शताब्दी में, जब पैगंबर की कहानी आप सीरा पढ़ते हैं, तो शायद आपको कुछ कहानी से मिले। आप इसमें ये चचनामा में ये वर्णन आता है, मोहम्मद बिन कासिम ने इसको खरीदा, क्योंकि वो सैनिकों के कब्जे में आ चुकी थी। मोहम्मद बिन कासिम लाड़ी को खरीदता है और उसको फिर जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाता है। कोई बारात लेके तो गया नहीं होगा, और वहां इसकी जरूरत भी नहीं है। अब आप देखो, दाहिर की कहानी ब्राह्मणाबाद की कहानी से दीवारों से दूर निकलती है। दाहिर की 2 बेटियां बंदी है, दाहिर की पत्नी बंदी है, उनके पीछे एक लंबा काफिला है। अगर हम लोग हजाज को भेजे जाने का वर्णन है, पूरा का पूरा इस किताब में लिखा है। युद्ध केवल जीत के समाचार के तौर पे नहीं भेजा जा रहा था, विजय की चीजें भेजी जा रही थी, राजकीय परिवार भेजा जा रहा था, बंदी भेजे जा रहे, और दाहिर का सिर भेजा जा रहा था। उसके साथ बहुत सारे लोगों के सर थे, अलग अलग है, लेकिन चूंकि राजा की कहानी है तो वो वही रहता है, वरना उसके साथ जो मारे गए वो लोग भी होते हैं। बंदियों का 5वां हिस्सा हजाज तक जब पहुंचा, तो नैरेटिव हजाज में विजय उत्सव का वर्णन आता है, और ये भी कि ये सिर राजकीय जो है अम्ब्रेला, जो भी सब थे राजकीय अम्ब्रेला के अंदर, स्टैंडर्ड, वेल्थ, प्रिजनर, ये सब खली वाली उसको भेज दिए गए। अब जो ये तो कोई नहीं बताना चाहता, इतिहास गढ़ा जाएगा, क्योंकि राजा का सिर ही अपने आप में एक भयावह प्रतीक होता है, वो वहां से शुरू हो गया। अब हम लोग यहाँ से ब्राह्मणाबाद की कहानी अलग है, क्योंकि शहर जीतना एक बात होती है, शहर चलाना दूसरी बात है। अगर सभी किसान मार दिए जाएं तो कर कौन देगा? व्यापारी खत्म हो जाएंगे, बाजार कौन चलाएगा? कारीगर नहीं बचेंगे तो उत्पादन कौन करेगा? और अगर स्थानीय प्रशासन को ही खत्म कर दिया जाए, तो फिर विजेता शासन किस पे करेगा? इसीलिए चचनामा की कहानी में हम देखते हैं अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाती है, और कारीगरों और व्यापारियों को संरक्षण दिया जाता है उनको। अब लेकिन सवाल है कि ब्राह्मणाबाद के जब सारी चीजें सामने आई कि कल तक जो लोग राजा दाहिर का प्रशासन दे रहे थे, वही लोग नई सत्ता में दिखाई देने लगे, क्योंकि तलवार शासन नहीं चला सकती। उसे हिसाब चाहिए, भूमि का ज्ञान चाहिए, राजस्व की जानकारी, गांव और लोगों की पहचान चाहिए। दोस्तों, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा दौर है कि जब वो लोग, जिन लोगों ने उनको राजा दाहिर के मारे जाने के बाद उसके साथ मिल गए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिन लोगों ने भी ऑल द, मैं इसके डिटेल्स ऑफ द, फिर हजाज ने काफिला या हजारों किलोमीटर के रास्ता, ये मैं आपको, उसके बाद ये हुआ कि भाई यहां से एक रीढ़ टूटनी शुरू हुई। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस समय कुछ मैं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि कहानी क्या है। उसने पहले तो ये कहा कि कैदियों में राजा दाहिर के कुटुंब का कोई आदमी नहीं मिला था, ना ही उसके संबंध में जानकारी दे रहा था। दोनों दिन मोहम्मद बिन कासिम के दरबार के 1000 ब्राह्मण आए, उनके सिर और बाल, दाढ़ी, मूछ भी साफ थी। उनको ऐसा देख के मोहम्मद बिन कासिम थोड़ा हैरान हो गया। उसने पूछा, ये लोग किस लश्कर के हैं? तो इस तरह से हमको गंजा बना के क्यों आए हुए हैं? तो ब्राह्मणों ने कहा, हुजूर हमारा राजा ब्राह्मण था, तो हम भी ब्राह्मण हैं, वो मर गया तो उसकी हुकूमत चली गई, अब हम क्या करें? हम लोग उसकी जुदाई। तो इनको कहा गया कि यहाँ उसने, मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत सोच के कहा कि ठीक है, तुम अपने वालिद के वफादार हो, तुम जाओ, पहले इस शपथ के साथ ये वादा करो, पहले तो ये लोग कि तुम मेरे सामने करो, वे जहां कहीं भी हो राजा दाहिर के, इस शपथ के साथ ये वादा करो, ब्राह्मण रानी लाड़ी को घर के अंदरूनी कमरों में से ढूंढ निकालो, और दूसरे लोगों को आजाद करो जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उनके ऊपर जजिया कर लगाया जाए। इस देश में
ये जजिया कर लगने की घटना है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस पर और अलग से काम किया, इस हलफनामा से, मतलब चचनामा से। मैं वो बताऊंगा। जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया उनके ऊपर जजिया कर लगाए। 3 मानदंड बनाए गए दोस्तों, 48, 24 और 12 दिरहम। इन सबको इन्होंने कमाई के लिए रखा और चारों दरवाजे पर अपने पहरेदार नियुक्त कर दिए। ब्राह्मणों ने देखा कि ये राजाओं को, वो उनको जमींदारों को तो दे रहा, तो वो खुद भी आगे कि साहब हमको, हमारा समाज में बहुत मान है, हम आम जनता हमको मानती है, तो इसलिए हमारा भी कुछ कीजिए। तो जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने, अच्छा हाँ, व्यापारी, कारीगर और काश्तकारों की गणना जो की गई थी उसमें 10,000 लोग मिले थे, उनपे 12 दिरहम, बाकी सब पर दूसरे कर यानी 24 और 48 ये लगाए गए। और फिर ब्राह्मणों की सभा में उसने कहा, ब्राह्मणों ने जब, चूंकि उनको उसने छूट दी, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया, जो चचनामा कह रहा मैं वो बता रहा हूं। ब्राह्मणों ने पूरे देश में नई हुकूमत के विषय में अच्छा बोलना शुरू किया। अब राय दाहिर के देहांत के बाद सिंधी सल्तनत खत्म कही जाएगी, ये ब्राह्मण कह रहे। अब मुल्क पर पूर्णतया अरबों की हुकूमत है, इनके सामने सब एक जैसे हैं, छोटा या बड़ा, शहरी या गांव वाले। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि अरबों के सामने जात पात, स्थानीय धार्मिक विश्वास का कोई फर्क नहीं, सब एक ही दरवाजे के मानते हैं। उन्होंने हमको आपके पास भेजा ये विश्वास दिलाने के लिए कि सच्चाई को समझा जाए। अगर हम अरबों के सामने हथियार नहीं डालेंगे, कर नहीं डालेंगे, तो हमारे पास ना तो धन संपत्ति रहेगी, ना ही जीविका के लिए साधन, और ना ही कोई हमारी जान बचेगी। लेकिन हमारी उनकी दया व भावना व अच्छाई से शान और इज्जत पा सकते हैं, वरना हमें वतन से धकेल दिया जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुकर्रर किया हुआ राजकर अदा किया जाए, नहीं तो आगे बोझ बढ़ जाएगा। अब लोग फिर लोगों को तसल्ली देते हुए उसने ये भी कहा कि भाई उन लोगों ने तरस्सी आगे कहने लगे, यूं तो हम ध्यान रखते रहेंगे, उचित अवसर मिलते ही अपने परिवार सहित हिंद के किसी शहर की तरफ निकल जाएंगे, वहां हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता में रहेंगे। अब माल और मिल्कियत अभी हमारे अधिकार में रहे, इसीलिए बेहतर है कि हम ये देते रहें, कर देते रहें। और इसका हिस्सा मतलब बहुत लंबा है, उन्होंने कैसे ब्राह्मणों के साथ उसने ये किया, कैसे उसने ये देखा कि उनसे रखा जाए। लेकिन दरहम की बात मैं आपको, ये आपको फिर समझ में नहीं आया होगा दोस्तों कि 12 वो क्या होता है, 12 में क्या होना है। 12 में मैं आपको ये बता दूं कि 12 कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। 12 में इसलिए बहुत बड़ा संख्या है 12 दिरहम, क्योंकि उस वक्त ये देखा गया कि क्या होता था। मैं आपको ये लास्ट में मैं लास्ट में दिखाता हूँ आपको ये नक्शा। अभी तो मैं इसके, दरअसल 12 दिरहम को अगर हम देखें, उस समय कोई सिंध की तो मुझे नहीं मिली कि सिंध में उससे क्या आ सकता था, लेकिन उमर का दिरहम जो भूखा नंगा इलाका था, क्योंकि हिंदुस्तान तो बहुत बड़ी चीज था, मैंने इसमें वो हिस्सा नहीं डाला उस वक्त इन्होंने किसको हराया। और आप सोच के देखिए कि एक ऐसी कल्चर जो वेल्थ पैदा करती है, वो किन से हारी, जो भूखे और नंगे थे, जो वहशी थे, उनसे वो सभ्यता हार गई जिसने कल्चर क्रिएट की। तो ये भी समझने की जरूरत है, सिर्फ इतिहास वहां नहीं है। खैर उम्मेद दिरहम में लगभग 2.8 से 3 ग्राम चांदी का सिक्का था, ये माना जाता था। 12 दिरहम मतलब 1 दिनार थी, और 1 दिनार पूरे साल में लोग 11 दिनार 12 दिनार कुल कमा पाते थे। ये निचली श्रेणी का जजिया था। 8वीं शताब्दी का अगर इराक और मेसोपोटामिया में, फिर कह रहा हूं, वहां ना गेहूं आता ना कुछ पैदा होता, वहां अगर आप उसके हिसाब से लगाते हैं और हम खिलाफत का मामला लेते हैं, तो सस्ते सालों में, यानी उनके खिलाफत के सालों में दोस्तों, एक साल में 1 मन के आसपास का गेहूं आता था 1 दिरहम में। उसने 12 लगाए, ये ध्यान रखना। 12 दिरहम एक आदमी के कुछ अनाज के पैसे हैं, पूरे परिवार का 1 महीने का अनाज हो सकता है, ये समझ के देखिए। और उम्मेद सिपाही की 300 से 700 दिरहम पूरे साल की थी, यानी 12 सिपाही, उसकी 2-3 हफ्तों की तनख्वाह है। गरीब कारीगर के लिए रकम कितनी बड़ी होगी, जिसकी जो नकद आमदनी नहीं है। जजिया के ऊपर अकेला कर नहीं था, ये भी जान लीजिए। जजिया के ऊपर खराज था, जमीन का कर ये पहले बैठता था। यानी जो गरीब आदमी पहले खेत या दुकान का हिस्सा देता, ये करीबन 30-40% था। बाद में यहां तो आधा कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, आप लोगों से 50 कर दिया। मतलब लेने के लिए आधे का मतलब हमारे लिए आधा नहीं, अपने लिए पैदा होने वाली आधा चाहिए। फिर अपने धर्म रखने की कीमत अलग देता था। 12 दिनार दुनिया के दिरहम, किसी भी दुनिया में ये आसान रकम नहीं है।
12 दिरहम का था। ये मतलब जो आदमी पहले लूट और घेरे में अपना घर गंवा चुका, उसी से हर साल चांदी मांगी जाए, इसलिए क्योंकि वो अपना धर्म वापस नहीं करना चाहता। इसीलिए चचनामा का वाक्य यहीं आके पूरा होता है, चोट और जजिया दोनों सहो। ये एक बड़ी चीज है। मैं आपको इसके बाद मैं खैर अभी आके चलता हूं, और इससे ये तो तय हो गया कि मैं सारे ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगों को लगेगा जो उस समय वहां सत्ता में शामिल थे, लेकिन नई सत्ता के साथ जो लोगों ने काम करना स्वीकार कर दिया, ये राजनीति का एक कठोर यथार्थ है। एक समाज हारता है, लेकिन उसके सभी लोग खत्म नहीं होते। कुछ लड़ते हैं, कुछ भागते हैं, कुछ समझौता करते हैं, और कुछ नई सत्ता के भीतर अपनी जगह बनाते हैं। इसमें से ज्यादातर लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया, क्योंकि 12 दिरहम वो दे नहीं सकते थे। इसीलिए 12 दिनार, 48 दिनार, ये सब चीजें हैं। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद गांव का असेसमेंट किया इसने, राजस्व निर्धारित किया गया। हजाज को जो इसने खत लिखा मोहम्मद बिन कासिम ने, हर गांव पे रेवेन्यू करने, फिक्स करने की, ये उस पर उसकी प्रशंसा आती है। यानी अब ये अगर हम लोग एक तस्वीर पूरी देखते हैं, पहले लूट, फिर खुम्स, और फिर व्यक्ति पर कर, और फिर गांव और भूमि से स्थायी राजस्व। यहीं से सैन्य विजय को राजस्व आधारित शासन में बदला गया। 10,000 लोग, ये अलग अलग, जिन लोगों को अलग बांटा गया, उन्होंने राजस्व की गणना की। जिस शहर को उसने तलवार से जीता मोहम्मद बिन कासिम ने, अब वहां नियमित आय की दी थी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसे जाटों पर और लोहाना, इनका जिक्र आता है, जब बोलते हैं वो लोग, वहां ब्राह्मणाबाद की कहानी का हिस्सा है कि उन्होंने कहा इन पर तो उतने ही कठोर वो लगाए रखो रिस्ट्रिक्शन, कपड़े, घोड़ों की सवारी और सामाजिक व्यवहार तक वो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। यानी आप ये सोचिए उनके साथ क्या क्या किया। यानी एक पूरा समाज विजय के बाद केवल कर नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति भी ये नई सत्ता आके तय कर रही थी। इसीलिए याद रखिए, जब आप जातिवाद की लड़ाई लड़ते हो तो आपको लगता है ये बहुत बड़ी चीज है, नहीं, ये क्रिएट की गई है। यानी कंक्वेस्ट का मतलब सिर्फ महलों तक नहीं छोड़ा, गांव तक गया, जाति समुदाय तक गया, बाजार तक गया, कर तक गया, और आने वाली पीढ़ियों तक जाता है इसी तरह से। खैर उसके बाद क्या हुआ कि अब ऐसा सवाल है कि इतिहास अक्सर दो उस पर बात होती है, कंक्वेस्ट के बाद मंदिरों का क्या हुआ। तो ज्यादातर जगह पर मंदिरों के डिस्ट्रक्शन है, ब्राह्मणाबाद के बाद भी मंदिर डिस्ट्रक्शन है, लेकिन ब्राह्मणों के साथ बातचीत के बाद ये लगा कि यहाँ से कर मिल सकता है, और तो वहां से उन्होंने कर लेना शुरू कर दिया। आपको याद होगा उमर बिन खत्ताब ने सीरियंस पर एक वो लगाई थी कि वो रो नहीं सकते हैं वहां इतनी आवाज से कि मुसलमान परेशान ना हो अगर उनका कोई मर जाए, और उनके घर अगर कोई जाके मुसलमान रहना चाहता है तो मना नहीं कर सकता, 3 दिन तक रह सकता है, मंदिरों में जा से रह सकता है। और 3 दिनों में घरों में रहने का मतलब आप समझ रहे हो वो किस लिए रहना चाहता होगा। तो ये सब यहाँ भी लागू हुआ। इसलिए इस अपने दिमाग से निकाल के रखिएगा, जिन लोगों को लगता है कि इनका शासन बड़ा वो था, जो मुसलमान आपको सुनते हैं ना, वो आके यूट्यूब पे ज्ञान देने लगते हैं, राम पुनियानी टाइप, या वो मुकेश कुमार जो अपने आप को पत्रकार के तौर पर एक दलाल बहुत बड़ा था इंडस्ट्री का, वो उसके बारे में सब मालूम है, उसने सहारा में काम किया, वहां दलाली की, उसके बाद उसके, चूंकि मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ, उन्होंने इतिहास पे चैप्टर बनाए हुए, इसलिए उसको मैं बता रहा हूँ। तो या और इसीलिए मैं इस सीरीज को कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा राम पुनियानी जैसे दलाल पूरे इतिहास को किस तरह बदल रहे हैं। तो यहाँ स्थानीय एलीट की जरूरत थी, उन्हें प्रशासन में ले लिया। तोड़ो और बढ़ो वाली कहानी नहीं थी, जीतो, दबाओ, कर लगाओ और फिर शासन करो। ये अब हजाज की तरफ अब कहानी क्या होती है, जब ब्राह्मणाबाद में नई व्यवस्था बैठने लगी, राजस्व तय हो गया और स्थानीय अधिकारियों को काम दे दिया गया, तब मोहम्मद बिन कासिम को हजाज का एक नया खत मिलता है। और इस संदेश में एक वर्ड है, हाजिम ने कहा कासिम को, कि हजाज ने कहा कासिम को कि ठीक है, गांव का रेवेन्यू आपने फिक्स कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन की करें, लेकिन अब इस शहर में मत रुको, क्योंकि पिलर्स ऑफ दिस कंट्री सिंध एंड अलोर एंड मुल्तान, जो हिंद और सिंध के पीलर हैं वो अलौर एंड मुल्तान है, जो इस तरह से दो बड़े केंद्र हैं, दो बड़ी राजधानियां हैं। दो हजाज की नजर में दोनों में राजाओं की अकूत संपत्ति छिपी है, खजाने हैं, सत्ता है। इसलिए ब्राह्मणाबाद की कहानी हम यहीं खत्म करेंगे और फिर इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। आज हमने क्या खोया इस पर बात करें तो एक किले का पतन नहीं हमने देखा, हमने देखा एक दरवाजा खुलते हुए देखा, हमने देखा उस दरवाजे से सेना प्रवेश करती है, हमने देखा अंतिम प्रतिरोध, हमने देखा हजारों लोगों को मारे जाने का सोर्स ट्रेडिशन, 30 प्रमुख परिवारों की बेटियां, 20,000 खुम्स का आंकड़ा, बागी बंदियों का सैनिकों में गुलामों के तौर पर बांटना, महिलाओं बच्चों की कैप्टिविटी, दाहिर के परिवार को बिखरना,
हमने देखा रानी लाड़ी की कैद, बेटियों को आगे और दाहिर का जाना, यानी तलवार से शासन तक अगर आप पूरा देखेंगे एक पूरे समाज पर, चूंकि शासन करना आसान नहीं है और सिंधु नदी में सूर्यास्त होता है तो कोई युद्ध नहीं, केवल दूर तक जाती हुई इतने देर राजा दाहिर हार गया, उसका राज्य हार गया, उसके किले गिर गए, उसके सैनिक मारे गए, उसके घर की स्त्रियां बंदी हुई, उसका सिर दूर भेज दिया। लेकिन इतिहास में हमेशा विजेता की इच्छा नहीं चलती। विजेता अपनी सेना भेज सकता है, कर लगा सकता है, किला जीत सकता है और राजा का सर अपने दरबार में मंगा सकता है, लेकिन स्मृतियों को आदेश नहीं दिया जा सकता। सदियां बीतती हैं, राज्य बदलते हैं, भाषाएं बदल गई, सीमाएं बदल गई, कुछ नाम लोगों की स्मृति में रह गए और आज भी जानते हैं एक कवि की आवाज में शेख अयाज की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, दाहिर मरना नहीं। दाहिर का राज्य जरूर उस दिन समाप्त हो गया, दाहिर की कहानी नहीं, क्योंकि ब्राह्मणाबाद के बाद कासिम की अगली मंजिल अलौर है, उसके बाद मुल्तान है, वहां एक अगली कहानी होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ आज इसी समय छोड़ता हूं, लेकिन उससे पहले मैं शेख की एक गाई हुई कविता की पंक्ति आपको, जो आज भी 2025-26 में भी जिसको सुना जाता है, मैं उसकी कहानी उसी की कविता के साथ आपको यहाँ छोड़ूंगा। छोटी सी कविता है, नज्म है उसकी, मैं उसके साथ है। वो कहता है, मैं राजा दाहिर तेरी बेटियां सुंदर शादी किन्होंने उन्हें यहाँ लाया, बांध कर बंदी बनाकर, कमर में रस्सियां चोटियां खींची जाती है, आगे घोड़े पीछे प्यारी राजकन्याएं, नंगी सी सारी, हाँ पर उनके चेहरे पर गर्व है, नफरत है, जुर्रत है। मेरी कविताएं हैं, मानो वो मेरी कविताएं हैं। नज्म यहीं कविता खत्म होती है दोस्तों, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दर्द इस तरह बदलते नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा, ये एक नक्शा है जिसको आपको मैं दिखा दूं। ये देखिएगा, ये उस समय का सिंध का पूरा नक्शा जो उसके हिसाब से बनाया गया है। ये ब्राह्मणाबाद है, अब यहाँ से उसको आगे बढ़ना जाना है और फिर वो मुल्तान तक पहुंचेगा, उस किले तक जहां लोगों ने, ये माना जाता है जो सूर्य मंदिर सबसे खूबसूरत, सबसे विशाल सूर्य मंदिर दोस्तों, वही सूर्य मंदिर था जहां मुझे लगता है कि वहां, अब मैं 712 का और रिकॉर्ड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिन्होंने आखिरी सांस तक मुकाबला किया, मैं उन लोगों को सम्मान जरूर अपनी तरफ से दे सकता हूं। और आप लोगों से भी कह सकता हूं कि इतिहास को इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि वो कहानी है, इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि वो दोहराया ना जाए। तो दोस्तों अगली बार फिर चलेंगे आगे की ओर। आज का किला, आज की कहानी दाहिर के साथ हम यहीं छोड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि थोड़ा मेहनत है, तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं तो चैनल को सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।